सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। 38 रोज़ हो चुके हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय कर्फ्यू के और भारतीय जुल्म और जबर के। 38 रोज़ से सूरत हाल ये है कि ना तो तालीमी इदारे खुल पा रहे हैं, ना इंटरनेट की सर्विस बहाल हो पा रही है, ना दीगर जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उनका इस्तेमाल आज़ादाना तौर पर करने की इजाज़त दी जा रही है। वादी में कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बंद है। दुकानें और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह चुकी है। कश्मीरियों तक ज़रूरियात ज़िंदगी की रसाई नामुमकिन बना दी गई है। कश्मीरी 5 अगस्त से अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। हर गली और सड़क पर तैनात भारतीय फौज ने मुकामी अफराद का बाहर निकलना मुश्किल बना दिया है। टीवी चैनल्स और अखबारात बंद होने की वजह से कश्मीरी दुनिया से 38 रोज़ से कट कर रह गए हैं। सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक समेत तमाम हुर्रियत रहनुमा 5 अगस्त से घरों और जेलों में नज़र बंद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अब तक 11,000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एमनेस्टी इंडिया ने चंद रोज़ पहले मकबूजा कश्मीर में मवासलाती राब्तों पर पाबंदी और लॉकडाउन के खात्मे की एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू की है, जिसने मजीद आलमी ज़मीर को झंझोड़ा है। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं के हैशटैग से शुरू होने वाली मुहिम के तहत उसके पेज पर जाकर कोई भी शख्स अपने नाम और ईमेल एड्रेस के जरिए मकबूजा कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल को ईमेल कर सकता है और उनसे कश्मीर में पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा कर सकता है। यह मुहिम लॉकडाउन से होने वाले इंसानी नुकसान को उजागर करने के लिए शुरू की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सरबराह आकार पटेल के मुताबिक 1 महीने से कश्मीरियों की खैरियत की कोई खबर नहीं सुनी। ज़राए मवासलात पर मुकम्मल पाबंदी के बायस 80 लाख अफराद की जिंदगी पटरी से उतर गई है। राब्तों पर पाबंदी कश्मीरियों की शहरी आज़ादी पर बदतरीन हमला है। 1 महीने से जारी कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों ने कश्मीरियों की रोज़मर्रा जिंदगी, जज्बात, जहनी हालत, तिब्बी सहूलियात तक रसाई और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी तक रसाई को बुरी तरह मुतासर किया है। यह सब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया कह रहा है। मकबूजा कश्मीर में सिर्फ मवासलाती निज़ाम को ही नहीं बल्कि कश्मीरियों को दिलो दिमाग को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत टेलीफोन्स को बहाल करने का दावा कर रही है, लेकिन 80 लाख कश्मीरियों को झूठे दावों से नहीं बहलाया जा सकता। एमनेस्टी इंडिया का कहना है कि नया कश्मीर कश्मीरियों के बगैर नहीं बनाया जा सकता। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 13 सितंबर को मुज़फ्फराबाद में बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुज़फ्फराबाद जाने का मकसद पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। दुनिया को बताऊंगा भारत ने कश्मीर में मुसलसल मुहासरा कर रखा है। जलसे में कश्मीरियों को यकीन दिलाऊंगा कि पाकिस्तान उनके साथ है। मेरे साथ मौजूद है ज़फ़र हिलाली साहब, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, माहिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। आपका शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, मोतबर माहिर आईन कानून, इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पे। शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, कहीं से भी अगर हम कहें कि किसी आलमी इदारे से कोई शिकवा हो, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जैसे आलमी नशरियाती इदारे हैं, वो तमाम मुसलसल कश्मीर के मसले के ऊपर पूरी दुनिया को अपडेट कर रहे हैं। अगर वो अपडेट ना करते तो आज पूरी दुनिया जिस हद तक मुतवज्जे हुई है शायद ये ना हो पाती। अब पाकिस्तान और क्या कर सकता है? पाकिस्तानी हुकूमत अब क्या कर सकती है? पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त जो कर रही है बहुत कर रही है और ठीक कर रही है, मगर इन दी एंड ये काफ़ी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ इस वक्त जो कर रही है बहुत अच्छा। जिनीवा में हम बहुत कामयाब रहे, दुनिया को पता चल गया है कि क्या क्या हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और जेनोसाइड वॉच इन दोनों ने तकरीर की है और वेस्टर्न ऑडियंस जो
शायद इतना दिलचस्प नहीं रखते थे, अब उनको पता चल जाए कि ग्रेविटी क्या है सिचुएशन का। तो मेरे ख्याल में हमारी टीम और हमारे लोगों ने जो जिनीवा में काम किया है वो बहुत अच्छा है, मगर अब जो है एक्शन जो है अब न्यूयॉर्क जा रहा है। अब ये उन जिनीवा से भी ज़्यादा न्यूयॉर्क में ड्यूरिंग द जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली को बहुत ज़रूरी है कि एमनेस्टी फिर उनको एड्रेस करें और जेनोसाइड वॉच फिर उनको एड्रेस करें, और जितने हम लोग हैं जो बोल सकते हैं कश्मीर के बारे में वो बताएं कि क्या है ये, किस किस्म की बर्बरियत है, और कितने लोग एज अ लैक ऑफ मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन और खाना और ये वो अब तक जिनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया है। मगर जब ये सब हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान और कश्मीर ठहरेंगे कि भाई क्या हो रहा है, अब क्या होगा, क्या रेजोल्यूशंस अगर भी आ जाएं, हिंदुस्तान क्या अपने फोर्सेस निकाल रहा है, क्या हिंदुस्तान का जो दहशत गर्दी है ये अनआर्म्ड सिविलियंस पे वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं चल सकता मामला। उस वक्त हमें फैसला करना पड़ेगा भाई साहब कि क्या ये एक प्रॉक्सी वॉर होगा इंडिया के साथ या ये एक जंग होगा इंडिया हिलाली साहब, और कोई दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है दुनिया में हिलाली साहब जिसके पास कोहर्सिव मेयर्स हो कि वो किसी भी मुल्क में इस तरह से इंटरवीन करे, और वो भी भारत जैसा मुल्क हो कि जिसके बहुत क्लोज टाइज है अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी, जो और सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो जहाँ पे इकॉनमी, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अखलाकी मयार के ऊपर समझौता करते हैं। अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि बहुत जुल्म हो रहा है, 38 रोज से हो रहा है, लेकिन कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई कोर्सिव पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो सिचुएशन तो स्टैंड स्टिल रहेगी। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अगर आप समझते हैं जाके बम करने लग जाएं दिल्ली को, शायद वो नहीं कर पाए, ठीक कह रहे हैं आप, मगर माय गॉड 101 और चीज़ें कर सकते हैं। सैंक्शंस लगा सकते हैं हिंदुस्तान पे, इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं हिंदुस्तान के लोग, जो ये ख़ासतौर ये जो मूडी है जो ये सब चीज़ें कर रहा है, उसको ट्रैवल बैन लग सकता है। आपने देखा नहीं है पूरी दुनिया में, बशीर ये जो सूडान का था उस पे ट्रैवल बैन लगा हुआ है, रूसियों पे ट्रैवल बैन लगा हुआ है। भाई इन लोगों के भी लगना चाहिए, और बल्कि अगर नहीं लगा तो इसका माने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो फिर हमारे पास क्या और है एक्सेप्ट फॉर प्रॉक्सी वॉर और एक्चुअल वॉर। मैं कहता रहता हूँ ये, अगर वर्ल्ड कम्युनिटी ने हिंदुस्तान के खिलाफ ठीक से एक्शन नहीं लिया, कर्फ्यू लिफ्ट नहीं हुआ, इंडियन फोर्सेस को विड्रॉ नहीं कर पाए, तो एक ही और तरीका है या दो हैं, दोनों में से एक आप सिलेक्ट कर ले। राइट राजा साहब, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर जो भारतीय रियासत कर्नाटका में डिप्टी कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे थे, शशिकांत सेंथिल, उन्होंने एक लेटर लिखा है रेजिग्नेशन, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता, ये गैर अखलाकी, अनएथिकल है ऐसी हुकूमत के साथ काम करना कि जिस हुकूमत के इक़्तिदार में हमारी जो डाइवर्स डेमोक्रेसी है उसके जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, यानी जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है। देखिए, ना सिर्फ उसने किया है, आप अगर देखिए राहुल गांधी से शुरू हो जाएं और इंडियन को देखें, बड़े फोर्सफुली वो इस तमाम चीज़ को कह रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, और आपके इल्म में है किस तरह श्रीनगर एयरपोर्ट से राहुल को, जो कि वहाँ के गवर्नर की रिक्वेस्ट पे गया था, किस अंदाज में वापस। अब यहाँ पे बड़ा अमीर अब्बास क्लियर है कि इफ़ दे आर नॉट अलाउइंग देयर ओन अपोजिशन लीडर, और उनकी अपोजिशन को अगर वो अलाउ नहीं कर रहे कि वो श्रीनगर का दौरा कर पाएँ, तो आप क्या समझते हैं कि वो यूएन के ऑब्जर्वर्स को वहाँ आने देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये यूनाइटेड नेशंस में इतनी चीज़ें हो रही हैं, आप मैक्सिमम यूनाइटेड नेशंस को या ह्यूमन राइट्स को यही कहेंगे। कल आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए 58 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान की वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के उसमें उन्होंने सफारशात को इंडोर्स किया जेनेवा में, और यूनाइटेड नेशंस के UNHCR में उन्होंने ये तमाम चीज़ें भेजी कि इस तरीके से। लेकिन क्या वो इजाज़त देंगे कि कोई मिशन, UN मिशन जाए वहाँ पे
या यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स जाएं, नामुमकिन सी बात है। इवन अगर किसी स्टेज पे वो जाएंगे, देखिए अमीर अब्बास, एक बात क्लियर है, रियलिटी इज कि ये जंग जोन सी है कश्मीर के लोगों की है और आपकी है और हमारी जंग है। आप मत ये समझें कि यूनाइटेड नेशंस कोई आके इसमें ऐसा रोल प्ले करेगा कि आपके लिए वहाँ ग्राउंड बड़ा आसान हो जाएगा और आप यूनाइटेड नेशंस, देखिए रेजोल्यूशंस आपके इल्म में है कि 1948 में रेजोल्यूशन 38 आया था, वो रेजोल्यूशंस अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। उसी रेजोल्यूशन में था कि प्लेबिसाइड होगा, वहाँ के लोगों की अपनी राय होगी, लेकिन क्या बना उस रेजोल्यूशन का? कुछ भी नहीं हुआ। 70 साल तक खामोशी रही, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो कश्मीरियों की लक है इस वक्त के जनाब, ये जब हुआ सब कुछ तो पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म है, चीफ एग्जीक्यूटिव है इमरान खान, जिसने बड़े वोकल अंदाज में और बड़े भरपूर अंदाज में फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं समझता हूँ पास्ट 70 ईयर्स में, ठीक है भुट्टो साहब ने एक ज़माने में बातें की थी, हमें यूनाइटेड नेशंस का वो याद है सेशन भी, लेकिन बात यह है कि जिस फोर्सफुल तरीके से इमरान खान और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, जिस अंदाज में लेके चल रही है, तो आई फील कि अल्टीमेटली जैसे हिलाली साहब ने कहा, ये आपकी जंग है। अब इस जंग को किस अंदाज में लड़ना है, आपने हर मुमकिन कश्मीरियों की मदद करनी है। जिस अंदाज में आप कर सकते हैं आपने ये मदद करनी है, उन तक पहुंचना है, उन तक आपने ये मैसेज देना है। और ये जंग, अब मैं समझता हूँ कि आप एक सेकंड दीजिएगा, कि ना सिर्फ कश्मीर या श्रीनगर या जम्मू में लड़ी जाएगी, इस जंग ने अल्टीमेट पूरे हिंदुस्तान में से अब निकलना है। और ये जंग जब पूरे हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी, जिसमें ना सिर्फ मुसलमान होंगे, आपकी दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख्स हैं, आपके क्रिश्चियंस हैं और आपके लो कास्ट जो हिंदूज हैं, इवन लो कास्ट हिंदूज, ये तमाम चीज़ें होंगी। और ये कोई एक या दो या चार रोज़ का सिलसिला नहीं होगा। इट वुड टेक इट्स ओन कोर्स, इट्स ओन टाइम। और अल्टीमेटली इंडिया को ये जंग विद इन इंडिया, और जैसे कहा कि प्रॉक्सी वॉर होगी, इनकी मदद आपको करनी होगी, क्योंकि आप पत्थरों से खाली जंग नहीं लड़ सकते। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि इंडियन जो मोदी है उसके लिए और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी एक तकलीफ का बायस बनेगा, और इंडिया को इसको फेस करना कोई आसान काम नहीं होगा। राइट, जिस तरह इंटरनेशनल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS उसके एक सीनियर ऑफिसर शशिकांत सेंथिल ने अपना इस्तीफ़ा दिया है, इसी तरह आज से चंद रोज़ पहले 21 अगस्त को एक और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी पावर थे 4 यूनियन टेरिटरीज़ के, गोपीनाथन, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उनका इस्तीफ़ा भारतीय हुकूमत मंजूर नहीं कर रही है और उनसे कहा जा रहा है कि जब तक आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता आपको हर हाल में उसी जगह पर काम करना होगा। लेकिन उन्होंने भी अपने ज़मीर के मुताबिक इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुने। राइट, शाहिद लतीफ़ साहब, जहाँ पे इंडिया में फैनेटिसिज्म है या जो कुछ फैनेटिक्स जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इंडिया की पॉलिसीज़ में, डिस्पाइट ऑफ दैट वहाँ की सिविल सोसाइटी हरकत में आ रही है। वहाँ पे जो इंडियन चैप्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, वो हरकत में आ चुका है। वहाँ के सिविल सर्विस में एक रिवोल्ट नज़र आ रहा है। ये कभी आज ये अनप्रेसिडेंटेड था जब से ये 72 साल से कश्मीर का डिस्प्यूट है। अब ये इतना कुछ हो चुका है, इसको कैटलिस्ट चाहिए और वो पाकिस्तान दे सकता है, वो पाकिस्तान ने सप्लीमेंट करना है इसको। देखिए, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि ऐसी तहरीकें जो होती हैं उनको कैटलिस्ट तो चाहिए होता है ना। और ख़ासकर अगर आप कश्मीरियों का मंजरनामा देखें तो उनकी मदद तो कहीं से भी नहीं हो रही। लोग कंपेयर करते हैं ना इसको, मसलन कंपेयर किया जाता है, जैसे इसका मौजना किया जाता है जो अफ़गानिस्तान में जंग हुई, पहले उन्होंने एक सुपर पावर को हराया, अब वो तकरीबन दूसरी सुपर पावर को हरा चुके। ये तो है ऐसे हीले बहाने हैं ना जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आप देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि वो इस वक्त अपने पाँव पे झुक गए। मकसद ये है कि उनके यहाँ वो बहुत सारे इनके ट्रक्स जब जाते थे असले से भरे हुए, तो वो उनको काबू कर लेते थे। उनके पास असला किसी न किसी तरीके से पहुंच रहा था। इसी तरह अगर आप देखें हिजबुल्लाह की लड़ाई, जिसमें उन्होंने चने चबवा दिए इज़राइल को, और अगर इज़राइल किसी से डरा तो वो हिजबुल्लाह से डरा, उनको भी बाकायदा उनकी मदद हो रही थी। अब आपको भी मालूम है कि उनकी मदद कहाँ से हो रही थी। बाकायदा एक मुल्क है ना जो वहाँ से उनको असला पहुँच रहा था। मकसद यह है कि उनकी भी मदद हो रही थी। अब यहाँ कश्मीरियों को कोई मदद नहीं मिल रही।
और ये सिर्फ कह देना कि पाकिस्तान सफारतकारी करेगा, जो कि उसने की, एक हद तक उस सफारतकारी का असर हुआ और बाकायदा कश्मीर का नाम दुनिया में उछल के सामने आ गया। और ये जो आपने कहा कि जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, तो क्या हिंदुस्तान ने ऐसा कभी किया भी तो नहीं? 72 साल में कश्मीर को यकतरफा तौर पर एक इलाका जिसको बाकायदा मुतनाज़ इलाका अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था और उसके ऊपर एक करारदाद थी, उसकी आज तक किसी ने धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई, 370 तो नहीं लगा, 35A तो नहीं लगा। तो अगर गैर मामूली चीज़ हुई है तो फिर ये भी तो गैर मामूली चीज़ें हैं ना जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम जो है, वर्ल्ड एमनेस्टी, उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से बयान आ रहे हैं, आप देखिए यूके से बयान आ रहे हैं, आप देखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसने भी बयान दे दिया। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आज हम जितने भी आपकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब का नुक्ता नज़र ये है कि बयानात अपनी जगह, मगर हमें उससे कुछ बढ़ के करना है। वरना जिस शख्स से आपका टाकरा है वो दहशत गर्द भी है, वो शख्स नहायत मक्कार और एक फरेबी आदमी है, और उसने सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए वो नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान बदल डाला। वो हिंदुस्तान उनका जो था, बड़े बड़े उनके जो लीडर थे, उनका हिंदुस्तान सेकुलर था, उनका हिंदुस्तान एक जमहूरी हिंदुस्तान था। मगर इस शख्स ने सब कुछ बदल दिया और एक ही नारे से सब कुछ बदल दिया, सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करने के लिए। पहले 5 साल तो उसको मिले थे, पर इस मरतबा उसने अपने मंशूर में लिखा था ना कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो, फिर मैं 370 भी लगाऊंगा और मैं 35A भी लगा दूंगा, और पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व बनाने के नाम पर कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। वहां 22 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, वहां सिख इतनी बड़ी तादाद में हैं, वहां क्रिश्चियंस हैं, तो अकलियतों का उसको कोई लिहाज नहीं। वो समझता है कि अब यह हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। ये भी तो पहले कभी नहीं हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो बड़े लीडर हैं, उनका हिंदुस्तान तो और हिंदुस्तान था। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो हिंदुस्तान से आवाज़ों का उठना, मैं समझता हूँ ये गैर मामूली है, मगर चूंकि उसने गैर मामूली हालात पैदा कर दिए, अब हमें भी गैर मामूली तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। तो पाकिस्तान को उस राह पे सोचना होगा कि जब तक इनकी नहत्थे लोगों की मदद न, कमज़ोर लोगों की और बेकस लोगों की मदद नहीं की जाती, ये तहरीक आगे नहीं चल सकती। राइट। और हिंदुस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात से उसका वास्ता है, और ये मुश्किलात उसकी इस तरह आसान नहीं हो सकती। मोदी ने अपने लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी, हमारे लिए भी, इस खत्ते के लिए भी, और इस दुनिया के लिए भी। सही। तो मैं समझता हूं कि आज अब वक्त है, तहरीक अपने पूरे जोरों पर है, उन लोगों को जान की परवाह नहीं, वो मैदान में आ गए। वो तो उस वक्त से मैदान में आ गए जब उनका एक नौजवान लीडर बुरहान वानी शहीद हुआ। उस दिन से लाखों लोग सड़कों पे हैं। बिल्कुल। मगर जो अब हुआ है, यानी 38 दिन हो गए, ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल करबला का वाकया उसने रिपीट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कि लोगों को निकलने तक नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा, इसके बावजूद के बर्बरियत की इंतहा कर दी, करबला की बात की, इसके बावजूद के इंतहाई संगीनों के पहरे में इस वक्त बेचारे कश्मीरी जी रहे हैं। इसके बावजूद कल उन्होंने ये पहरा तोड़ते हुए वो यौम आशूर का जुलूस उन्होंने निकालने की कोशिश की। इसके बावजूद उनके ऊपर फायरिंग हुई, 4 सहाफ़ी वहाँ पर ज़ख्मी हुए और कुछ जो जुलूस के शुरका थे वो ज़ख्मी हुए। ज़फ़र इलाली साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी, जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है उसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा। भारतीय सदर ने ट्रैवल करना था, आइसलैंड जाना था, और उन्होंने इजाज़त मांगी पाकिस्तान से कि क्या उनके तैयारे को पाकिस्तानी एयर स्पेस की इजाज़त मिल सकती है। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अगर उसका इनकार कर दिया है तो जितनी इंडियन एयरलाइंस हैं, कम अज़ कम उनका तो बायकॉट यानी एयर स्पेस बंद करनी चाहिए। अगर मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस का बंद नहीं कर सकते, अगर फार ईस्टर्न एयरलाइंस का के लिए हम एयर स्पेस बंद नहीं कर सकते, तो जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनके लिए तो एयर स्पेस बंद होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्यों नहीं बंद हुआ? हमें तो कहा गया था कि जैसे बालाकोट के अटैक के बाद हमने बंद कर दिया था, ना सिर्फ इंडियन एयरलाइंस, सब लोगों के लिए, तो इस वक्त वो क्यों नहीं किया भाई? या तो हम कहते नहीं कि हम करना चाहते, या हम अगर कहते हैं तो पूरा करते। और ये काफ़ी नहीं था
आपने मूडी को G7 मीटिंग के लिए ओवरफ्लाई करने की इजाज़त दी। मैं तो हैरान हो गया, मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा, लिखा कि ये कैसे आपने किया है, मूडी को इजाज़त दी है। शुक्र है फिर उन्होंने कुछ बैकबोन डेवलप किया और उसके बाद जो उनका सदर था जा रहा था उसको रोक दिया। मगर फिर मैंने जब कोशिश की पता करने के लिए तो कुछ लोगों ने कहा, मैं नहीं कहता कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मगर मुझे कहा गया कि मूडी ने इनको धमकी दी। अच्छा, धमकी ये दी कि अगर आप एयर रूट्स बंद करेंगे तो हम आपका सी रूट्स बंद करेंगे। भाई ये तो जंग का ऐलान है। ब्लॉकेड जो होता है वो जंग में होता है, ये तो जंग का ऐलान है। तो फिर आपने अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते इंडियन ब्लॉकेड, और फिर इसका मतलब है आप जंग नहीं लड़ सकते, इसका मतलब है वो आपको डरा के कुछ भी करवा सकते हैं आपसे। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मूडी ने ये काम जो है 5 साल के बाद किया है, ये पहले 5 साल में नहीं किया था। क्यों किया है अभी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसके पास अब आई है से, जैसे इंदिरा गांधी ने, नहीं यार, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी छोड़ो, जब मिनॉरिटी होती है इस किस्म का अगर स्टेप लें तो मेजॉरिटी हो जाती है, और जब मेजॉरिटी होती है, जब आप ये करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ ये क्यों, कैसे किया। मूडी जो है स्टूडेंट है कि मुसलमानों को और ख़ास तौर पाकिस्तान को कैसे दबाओ और ख़त्म करो। उसने देखा कि इंदिरा गांधी ने जो 1970 और 71 में किया था, क्या किया था। इंदिरा गांधी ने न्यूट्रलाइज कर दिया था चीन को इंडो सोवियत ट्रीटी के साथ, रूस तो उसके साथ ही था। अमेरिका हर वक्त दोगलापन करता है पाकिस्तान में, आपको पता है जब वो हमारा ग्रेटेस्ट एलाई था 65 में, उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया। बीच जंग में उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया ऑन वेपन्स टू पाकिस्तान, जब उनको पता था कि हमारे वेपन्स सिर्फ अमेरिका से आते हैं, और उन्होंने कहा नहीं हम हिंदुस्तान को भी लगा दिया। उनको पता था हिंदुस्तान उस वक्त उनसे कुछ नहीं लेता था, वो सब सोवियत यूनियन से आता था। तो ये इसने काम किया, इसने जाके फ्रांस को ख़रीदा, अमेरिका को ख़रीदा, रूस को ख़रीदा, एक से मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम लिया, दूसरे से रफ़ाइल जेट्स लिया, और तीसरे से बहुत सारी चीज़ें ले रहा है और लेगा। बिल्कुल सही। पूरे F-16 जो हैं अब इंडिया में बनेंगे। बड़ा ज़बरदस्त तो आपने नक्शा खींचा कि किस तरह मोदी ने अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के ज़रिए से दुनिया की जो 3 आलमी ताकतें हैं वो ऑन बोर्ड लिया, और उसको ये एतमाद था कि अगर वो ये कदम उठाएगा तो उसको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पे राजा आमिर अब्बास साहब से बात करते हैं। जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल भी जिसे कहते हैं, उसमें एक के बाद एक पेशरफ्त हो रही है, एक के बाद एक प्ली बारगेन की रिक्वेस्ट आ रही है, एक के बाद एक वादा मुआफ गवाह बन रहा है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टो, जो कि बीजेपी की मुआवनत से श्रीनगर के मेयर मुंतखब हुए थे, यानी इत्तेहादी थे, उनको भी वो खून के सरतान में मुब्तला हैं, उनको भी उनके घर पे नज़रबंद कर दिया गया, और अब वो अपने इलाज के लिए उनको छोड़ा गया काफ़ी दिनों के बाद। तो उन्होंने राजा आमिर अब्बास साहब ये कहा है कि वो फोर्सेस जो कभी आपकी हिफाजत कर रही हों, अगर वही फोर्सेस आपको आप ही के घर से बाहर निकलने से रोक दें तो ये इंतहाई ज़िल्लत का मुकाम। यानी बीजेपी के इत्तेहादी जो है वो भी अब बीजेपी के ख़िलाफ़। देखिए, ये ट्रेंड आपको नज़र आएगा कि आपको देखिए कि बीजेपी के इत्तेहादी, या इवन इससे पहले आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला और वो तमाम लोग अब किस अंदाज से 180 डिग्री पे आगे हैं। क्योंकि देखिए अब लिमिट हो चुकी है कि अगर 38 रोज़, मेरे ख्याल में तो दुनिया में इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट कायम नहीं है, प्रेसिडेंट
कि जनाब फॉर 38 डेज़ आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है वहाँ पे लोगों को। आपने देखा कि जब राहुल जहाज़ में जा रहा था तो एक खातून ने किस अंदाज में बताया कि उसके वालिद शायद बीमार हैं और उन्हें मेडिसिन नहीं दी जा रही। अब अल्टीमेटली क्या होना है कि 38 के बाद 39 होगा, 40 होगा और 40 के बाद ये फट पड़ेंगे। अब फट पड़ेंगे जब बाहर आएंगे तो बात यह है कि कितने फोर्सफुली आएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जनाब हमें अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है, वो पाकिस्तान के फ़्लैग में दफन होने के लिए तैयार हैं। अब जब पाकिस्तान के फ़्लैग में वो दफन होने के लिए तैयार हैं तो फिर जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आके उन्हें पत्थर ना दीजिए। बात वही हो रही है कि जब वो बाहर आते हैं तो इट्स के जनाब उन्होंने उनका मुकाबला करना है, क्योंकि हर 10 पे कश्मीरियों पे एक इंडियन फोर्स का आदमी फुली इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक जो वेपन्स हैं वो खड़ा है। अब वो किस अंदाज में रिटेलिएट करते हैं, वो किस अंदाज में निकलते हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी एक तरफ आप बेशक बनाइए, आप यूनाइटेड नेशन में बनाइए, जेनेवा में बनाइए, 27 सितंबर को आप जाके एक बड़ी धुएंधार तकरीर भी कर दीजिए। लेकिन जैसे कि बात हुई कि इंडिया बात कर रहा है फ्रांस से, इंडिया बात कर रहा है उससे ट्रंप से, इंडिया बात कर रहा है रशिया से, लेकिन रशिया ने बज़ाहिर आपका साथ दिया। तो ये अब आपकी भी डिप्लोमेटिक जो है आपने डिप्लोमेसी उधर कीजिए इंटरनेशनल इन चार्टर्स की, लेकिन उसके अलावा चाइना के साथ आप मिलिए, ईरान से बात कीजिए, ईरान की असम्बली ने आपके लिए करारदाद पास की, उसके बाद इवन रशिया से। ये बातें कुछ तो बड़ी ओपन होती हैं, कुछ होती हैं कि ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, अब इन ब्लॉक्स में आपने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जियो स्ट्रैटेजिक जो आपकी अपनी इस वक्त रीजन की बातें हैं वो जाके आप कीजिए। और प्रेशर चाइना से भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना को भी वहाँ लद्दाख में इशू बना हुआ है। चाइना क्यों नहीं कर रहा? क्या सिर्फ ये जो बात हो रही है ना कि बड़ी दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, अगर इस खित्ते में जंग होती है, अगर इंडिया पाकिस्तान की किसी किस्म की भी जंग होती है तो वो तमाम इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनका जो ट्रेड है उस तमाम को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये बातें भी बावर कराने की हैं कि सिर्फ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, ये डेमोग्राफिक चेंजेस अगर दुनिया में होती हैं तो ये एक इंटरनेशनल वॉर क्राइम है और इसके जो नताइज हैं वो बड़े सीरियस होंगे। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि वो थोड़ी सी अब अपनी जो उनसी डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव होके दुनिया को बताएं कि हमें एग्रेसिव भी होना है। और समटाइम्स वो कहते हैं ना ऑफेंस इज द बेस्ट सेल्फ डिफेंस, ये स्ट्रेटजी भी आपने देखनी है। राइट शाहिद साहब, प्रेशर तो बहुत पाइल अप हो रहा है मोदी के खिलाफ पूरी दुनिया से। हम देख रहे हैं अमेरिका से भी आवाज़ आ रही है, स्विट्ज़रलैंड से भी आवाज़ आ गई, बरतानिया की पार्लियामेंट से आवाज़ आ गई, जितने बड़े फोरम्स हैं जो वॉचडॉग एजेंसीज हैं वहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन सिचुएशन स्टैंड स्टिल है। कोई आगे बढ़ के कोई फिजिकल जिस तरह एक फोर्स होती है वो ना वो इस्तेमाल हो रही है, ना कोई और जो भारत के जो इंटरनेशनल पैक्ट्स हैं पूरी दुनिया के साथ, ना उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो ये तो इसी तरह चलता रहेगा। 38 दिन हो गए, 38 दिन और हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में हमारी गुफ्तगू जो है उसका लुबे लुबाब ये है कि आपने बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने जो सफारतकारी है जो अब तक की है वो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उसके नताइज बड़े अच्छे आए हैं और उसके नताइज के तौर पर दुनिया भर में कश्मीर का नाम उठकर सामने आया है। मगर क्या ये काफ़ी है? ये 38 दिन और अभी जो बात हो रही थी कि अब ये 39 और 40 होने वाला है, ये तो एक आतिशफशां पहाड़ है। अब हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं ये फटे, लावा तो उबल रहा है। कब तक ये लोग जो हैं बग़ैर खाने पीने के, बग़ैर दवाइयों के लोग मर रहे हैं, हम तक असल खबर नहीं पहुंच रही क्योंकि पूरा ब्लैकआउट है। ये तो हमें ख़तरा है, दिल दहल जाता है ये सोचकर कि जब कर्फ्यू उठेगा और फिर असल खबरें जो आप तक आएंगी। अब हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बॉस्निया में क्या हुआ था, जो वॉर क्राइम्स थे और वो जो लाखों लोग मार दिए गए थे और उन पर फिर वॉर क्राइम्स के नाम पर मुकदमे बने थे, मगर लोग तो मार दिए गए, लोग तो तबाह कर दिए गए। तो क्या हम इसका इंतज़ार करेंगे? आप, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक जो है ये एक डिफेंसिव और पैसिव स्ट्रैटेजी है। ऐसे मौके पे ऐसा नहीं हो सकता और वो लोग निहत्थे हैं और पाकिस्तान का हक इसलिए बनता है, वैसे तो मुस्लिम उम्मा का हक है, उनका फ़र्ज़ भी है।
अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई इसके बाद कि वहाँ जो 2 ममालिक हैं और एक ख़ासकर 2 ममालिक उन्होंने आला एजाज़ भी दे दिया और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऐसी कि जी इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इन्वेस्टमेंट है जो वहाँ पे हुई है, सरमायाकारी। तो इन हालात में जबकि कश्मीर जो है उसको यरगमाल बना लिया गया और लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, उनका खाना पीना, दवाइयाँ बंद कर दी गई, वो मौत के घाट उतर रहे हैं। इन हालात में क्या मुस्लिम उम्मा की तरफ से ऐसे जेस्चर जाने चाहिए? ये तो बिल्कुल उसके उलट होना चाहिए था। इस शख्स को पकड़ते और पाकिस्तान का मैं इसलिए कह रहा हूं कि हक और फर्ज बनता है कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसमें हम बाकायदा फरीक हैं, उसमें हमने दस्तखत कर रखे हैं। तो कश्मीरियों के ऊपर जो हमला है मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ऊपर हमला बनता है। सही, इसलिए ये जो मामला है इसको बड़े हमें अब संजीदा मिजाज से देखना होगा। हमें ये सारी की सारी बातें सोचते हुए अब हमें इस मामले में भी जो है वो ऑफेंसिव पोस्चर बनाना होगा, हमें बात करना होगी, क्योंकि अमेरिका जो है उसका तो प्रेसिडेंट अब भी यही कह रहा है हंसता हुआ कि जी मुझ तक जो खबरें हैं इनकी आपस में कशीदगी कम हो गई। ये यानी अपनी बनाई हुई एक लॉजिक है उनका। सही है कि जी पता चला है कि 2 हफ्ते बाद साहब ये बड़ी अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शायद साहब ब्रेक में कम हो गई। ब्रेक में जब आपकी खबर है जी, ब्रेक हमारी खबर तो नहीं है। ब्रेक में जब गुफ्तगू हो रही थी हमारी तो जफर हिलाली साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, मैं चाहूंगा उसके ऊपर जरा बात करें कि इधर से 5 अगस्त को मोदी जो कश्मीर का स्टेटस है उसको चेंज करता है और उधर बिन्यामिन नेतन्याहू जो कि इस्राइली वज़ीर आज़म है वो जो वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारा उसको एनेक्स करने की बात कर रहा है। तो जफर हिलाली साहब ये कोई इंटरनेशनल डिज़ाइन है? यानी एक कश्मीर और फ़लस्तीन 2 ही आलमी मसले थे मुसलमानों के जो कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट के हवाले से आते थे, इधर से ये काम हो गया, उधर से अब वो होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन्होंने फैसला किया है कि ये काम, यही एक हल है उनका। इन दोनों रोज़ बात करते हैं और ट्रंप के साथ भी रोज़ बात करते हैं। इनका फैसला ये है कि जिधर तुम्हारे पे ज़्यादा प्रेशर पड़े कश्मीर पे, हम शुरू कर देंगे फ़लस्तीन पे। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है। इन्होंने फ़लस्तीन का मतलब वेस्ट बैंक वैली, इन्होंने कहा है कि हम इसको एनेक्स कर रहे हैं। उधर 70,000 ये है फ़लस्तीनी और 10,000 जूइश है, तो ये अब वो एनेक्स कर रहे हैं तो ये सेटलमेंट्स को। तो वो एक ने दूसरे को कहा है कि बच्चों जब तुम्हारे पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वर्ल्ड अटेंशन उधर होता है, हम इधर शुरू हो जाएंगे, जब हमारे पे ज़्यादा होता है तुम उधर शुरू हो जाओ। ट्रंप जो है वो बीच में खड़े होके कहेगा हाँ 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 मैं तो रोल खेलना चाहता हूँ और ये वो। इस तरीके से हम दोनों अपना मकसद पूरा कर लेंगे, हम दोनों हज़म कर लेंगे। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है द डिग्री ऑफ कोऑपरेशन जो इंडिया, अमेरिका और इजराइल के साथ है। मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए कि मैं मुलव्वस था। 1990 में मैंने खुद देखा, सुना, सीखा किस तरीके से हिंदुस्तान इजरायली फाइटर्स रेड सी के ऊपर परवाज करते हुए अमृतसर पहुंचते, रिफ्यूल होते, कहूटा और 3-4 जगह को बॉम्ब करते और वापस आते। रॉबर्ट गेट्स जो था उसको भी पता था, मगर जब उनको पता चला कि हम लोगों को पता चल गया है और हमारी वार्निंग गई, गुलाम इसाक ने कहा उसको, जब गेट्स, मैं यमन, गेट्स डायरेक्टली ग्रीस से इस्लामाबाद आया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में उस वक्त नहीं थी, वो तो जॉर्डन में बैठी हुई थी, मगर गेट्स को पता था किससे बात करना चाहिए। तो वो गया, इसाक से मिला और इसाक ने कहा ये तो पूरा जंग है, वी आर इन दी एयर, हमारे हवाई जहाज ऑर्डर्स उनको मैंने दे दिया है, जैसे तुम्हारे हवाई जहाज नजर आएंगे ये होगा। आप क्या समझते हैं कि इनका ये जो कोऑपरेशन है ये अभी का है? ये बड़े अरसों का है और ये एक एक को मदद करे। और ईरान कुछ नहीं, बेचारा ईरान, मैं अभी कहना चाहता हूँ बेचारा ईरान,
ईरान ने आज तक प्रोटेस्ट भी नहीं किया है हिंदुस्तान को कि 5 लोग उनके मारे गए हैं इसलिए कि वो एक वो क्या कहते हैं, वो जो जुलूस निकाल रहे थे करबला के वाक़े पे। और चीन जो है, माफ़ करिए, चीन हमारा बड़ा अच्छा यार है, बड़ा दोस्त है। चीन आपके लिए नहीं लड़ेगा। चीन का स्टेटेड पॉलिसी है कि 30 साल और वो नहीं किसी जंग में शरीक होना चाहता है। सही। तो चीन को भूल जाएं, ईरान को भूल जाएं, दूसरे नोबडी मैटर्स। आप सिर्फ पाकिस्तान पैर पे खड़े होना चाहिए और ये आपके साथ हो रहा है। राजा साहब, जो हुकूमत ने कहा कि जी हम, बल्कि ऐलान हो गया था कि जी हम आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करेंगे, तो वो तो मामला वही का वही हो गया, ठप हो गया मामला। किधर है जो आपने को पिटीशन फाइल की आलमी अदालत इंसाफ? देखिए, आलमी अदालत इंसाफ आप जाएंगे, फिर वहाँ क्या करेंगे? असल चीज़ तो है कि जनाब आप जाएंगे, बाद की बातें हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो उनका ट्रिब्यूनल है, जहाँ पे आपको याद है कि वो यूगोस्लाविया का हुआ था, ठीक है, मिलादेशविच का, और उसके बाद ये चीज़ें हुई थी, लेकिन वो स्टेजेस अभी नहीं आए। साल लगे, वो स्टेजेस अभी नहीं आई। आपने उस तरफ फोकस नहीं करना। बात जो हो रही है, हमारे साथी जो बात कर रहे हैं, बात यह है कि आपने फोकस करना है इधर। और एक चीज़ है कि आपको अपनी थोड़ी सी अब इंटरनेशनल जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये सऊदी अरब, ये यूएई, और आप 24 घंटे इनकी बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी आपने एक स्ट्रेट पॉलिसी अब रखनी है। अब हलाली साहब ने कहा कि ईरान नहीं आएगा, लेकिन आप जब उनको थोड़ा सा हौसला देंगे, जब आप थोड़ा सा पैट करेंगे उनको, जब आप उनको कहेंगे कि जी ठीक है ये जंग अब है, तो ये जंग जो फ़लस्तीन की आपने बात की, नेतन्याहू की बात की, उसके लिए बड़ी आसानी है कि वो वहाँ पे आ जाएगा, वो आगे भी बढ़ेगा, वो मिडल ईस्ट में भी घुसेगा। ये उसकी एक इंटरनेशनल वो है। वो ये जो आपके सीरिया में हो रहा है, ये आपके जो यमन में हो रहा है, आपके दूसरे जो अरब ममालिक में हो रहा है, दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। बट उसके अपोजिट लकीली और पाकिस्तान वो कुव्वत है कि जिसके साथ ये खेल, ये तमाशा इस अंदाज में नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी डायरेक्शंस को बड़ा क्लियर रखना होगा। हमारे अंदर जो अपने अंदर पाकिस्तान में जिसमें ऑपोजिशन है, जिसमें गवर्नमेंट है, इन तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक नेशनल यूनिटी, एक नेशनल कंसेंसस और एक नेशनल डायरेक्शन जब आप लेके एज ए नेशन जब आप इनके सामने खड़े होंगे, यकीन कीजिए कि फिर इंडिया की भी हिम्मत नहीं होगी। और इसराइल को भी पता है कि दुनिया में अगर कोई ताकत है तो वो पाकिस्तान है कि जो इसराइल को तबाह कर सकता है। तो दे हैव टू बी केयरफुल, बट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हमने थोड़ी सी एक क्लियर पॉलिसी बनानी है। शाहिद साहब, लास्ट कमेंट आपसे, 30 सेकंड। देखिए, सिचुएशन स्टैंड स्टिल है। पाकिस्तान को कोई टाइम बाउंड पॉलिसी दुनिया से मांगनी चाहिए थी कि 38 रोज हो गए, हमें बताएं कि 5 दिन 10 दिन कितने दिन में आप ये मसला हल करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवा सकते तो क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हेड ऑन हेड हो जाए भारत के साथ, जो कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव स्ट्रेटजी कभी भी नहीं रही है? तो कोई टाइम बाउंड पॉलिसी हो ना। अब इस तरह तो कुछ पता नहीं लग रहा कि ये 6 महीने केस चलता रहेगा, ऐसे 1 साल इसी तरह से कर्फ्यू रहेगा। देखें, पहली एक चीज़ मैं उसकी तस्हीह कर दूं, ये जो हिलाली साहब ने जिक्र किया था कि जी इसाक खान साहब ने कहा था कि मेरे जहाज़ एयरबोर्न हो जाएंगे, वो एयरबोर्न हो नहीं जाएंगे, एयरबोर्न हो गए थे। अच्छा, मैं उन जहाज़ों का और उस वक्त का सिस्टम का हिस्सा था। सही, ये वो वक्त था जब हमारे पहले F-16 थे और हम उस वक्त तक सिर्फ 6 जहाज़ डे एंड नाइट ऑपरेशनल थे, अमेरिका से जो ट्रेन होके आए थे, और एक रात खबर आई थी हम तक और हम एयरबोर्न हो गए थे। ये एयरबोर्न होने वाली बात नहीं है, एयरबोर्न हम हो गए थे और हमने इसराइल को दिखा दिया था कि आओ हम में से घुस के दिखाओ। ये काम हो चुका है, ये सिर्फ पैगाम नहीं था, हमने जारहियत जो है वो दिखा दी थी। हम एयरबोर्न हो गए थे। आज पाकिस्तान को यह काम करना है। आपने दुनिया को बताना है कि माजी में जब हमें पता चला था कि इजराइल रात को अटैक करने कहूटा की तरफ आ रहा है, हमें जो खबर मिली थी उसके ऊपर पूरी एयरफोर्स जो है वो अलर्ट सिर्फ नहीं हुई थी, एयरबोर्न हो गई थी। ये बताएं, ये बात अब करने वाली है, झिझके मत। आपकी जो इस वक्त सारी की सारी स्ट्रेटेजी है वो जारहाना आपको करनी पड़ेगी। उन गरीब लोगों का देखें उनके साथ क्या हो रहा है, अपने ऊपर इस चीज को तारी करें। तो लिहाजा इसमें जब तक आप इसमें से कि बस जी हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जारहाना किस्म की सफारतकारी कर रहे हैं, इस पर खुश ना हो।
इस पर क्रेडिट लेना अब काफी नहीं है। उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त अमेरिका, जैसे हिलाली साहब ने कहा, अमेरिका, भारत और इजराइल, उनके इरादे खतरनाक हैं और ये बदनामे जमाना लोग हैं। इनसे बचने के लिए आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। आपको जारहियत, एक जेस्चर जो है वो ऑफेंसिव दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को सोचें, जरा मैदान में आए। इस वक्त घबराने की और बैठने की न तो जरूरत है और न वक्त है। तीनों पैनलिस्ट का एक पॉइंट पे कंसेंसस है कि पाकिस्तान को गुड स्टेटमेंट्स देने से या सॉफ्ट डिप्लोमेसी से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा दुनिया को भी और भारत को भी कि एक वक्त के बाद जो टिपिंग पॉइंट है उसके बाद फिर हालात कुछ भी हो सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।